भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। चलिए आज अपना सफरनामा शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जब कभी आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसमें एक उम्मीद और जोश दोनों को कायम रखना होता है, और इन दोनों चीजों को कायम रखने के लिए हमें हर दिन एक नए तरकीब और नए रिसोर्सेस का पता करना होता है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को यह था कि सर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो पूछेगा ही, 25 का क्वेश्चन का मामला है, चाहे वो 67वीं बीपीएससी की बात हो, चाहे वो सचिवालय सहायक आने वाले वैकेंसी की बात हो, या फिर दरोगा में आने वाले 25 क्वेश्चन की बात हो। निश्चित तौर पर अभी जो माजरा बन रहा है उसमें करंट अफेयर्स का दबदबा बढ़ते जा रहा है। और होता क्या है कि लास्ट टाइम में बच्चा सब बहुत सारा कलेक्शन कर लिया। जैसे कि अगर एक सप्ताह बाद एग्जामिनेशन, एक सप्ताह पहले जल्दी से अंडरलाइन चाहे समझ में आए या नहीं आए, चीजों को सब क्रिएटिविटी कर लिया जाता है। दिक्कत इस बात की हो जाती है कि जब लास्ट टाइम में रिसोर्सेस आप बढ़ा लेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगा कि डेटा आपस में कॉलिजन करना शुरू होगा, एक डेटा दूसरे डेटा में चला जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताऊं कि अगर आपको एग्जामिनेशन देते हैं और कोई चीज आपका किसी करंट अफेयर्स में चीज पढ़ा हुआ है, तो अचानक से आपको क्या लगेगा कि वो चीज आपके सामने आना शुरू हो गया। मतलब जैसे ही वो वर्ड का यूज किसी ऑप्शन में रहेगा, लगेगा यही सही आंसर है, और इसमें गलत भी हो जाता है, क्योंकि सवाल का पूछने का तरीका कुछ हो सकता है। तो अब जितना मॉडरेट क्वेश्चन आने का संभावना होगी, उस मॉडरेट क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो मैंने कल के एपिसोड में जो मैंने तय किया था, करंट अफेयर्स का सिलसिला जारी रखा था, जिसको मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि कम समय में कम से कम डेटा आपको दूं और ज्यादा से ज्यादा वहां क्वेश्चन लड़े। देखिए, दिक्कत क्या है ना कि अगर हम डेटा आपको 20 पेज या 25 पेज या 50 पेज देते हैं तो निश्चित तौर पर लड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे किताब से सब क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आता है। अरे भाई, तो 200 पन्ना का दिया, भी 200 पन्ना रटते रटते तो आदमी का बुखार छूट जा रहा है। तो जब 200 पन्ना दे ही दिए, सारा करंट अफेयर्स डाल ही दिए, तो लड़ेगा कहां से? करंट अफेयर्स कोई नया तो बनेगा नहीं। तो 200 पेज याद करना भी पॉसिबल नहीं है। कोई बच्चा 200 पेज को क्रिएटिविटी करे तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हम लोग चीजों को समझना शुरू करें, अप्रोच करना शुरू, कम से कम चीजों को समझना शुरू करें, हमें ये आइडियोलॉजी आ जाए, हमें ये समझ में आ जाए कि सवाल कौन पूछ रहा है, तो हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लगातार आप बने रहें, मजबूती के साथ बने रहें, और हम हर बार बोल रहे हैं कि अगर आप बने रहेंगे तो आपका काम होगा। चलिए हम बात करते हैं, जैसे इस करंट अफेयर्स में आज हमने टेस्ट चेंज किया है। देखो, एक ही तरह का भोजन अगर रोज मिलेगा ना तो तुमको काफी दिक्कत होगा। जैसे रोज तुमको अच्छा अच्छा भोजन कराएं, तो एक दिन तुम कहोगे कि कुछ सादा सादी खिलाइए सर, मामला गड़बड़ा गया है। कारण क्या है कि जो सिचुएशन अभी है ना, हमें क्या करना है कि इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिकल करंट, इन सभी का धीरे धीरे टेस्ट बदलना है। कभी इकोनॉमिकल का, और मुझे तो आदत है प्रहार करने की। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके डिटेल में जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे, तो स्टैटिक जीके भी सही हो जाएगा और करंट अफेयर्स का मामला भी आपके सामने बहुत बेहतर हो जाएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, एक टॉपिक पर हम लोग बात किए थे, ध्यान होगा आपको। हमने कहा था कि टेनिस से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए, टेनिस से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, तो हमने कहा था यह खेल नहीं बल्कि अफवाह है। याद रहेगा कि नहीं? यह खेल नहीं बल्कि अफवाह है। ए फॉर ऑस्ट्रेलियन, एफ फॉर फ्रेंच, डब्ल्यू फॉर विंबलडन और ए फॉर अमेरिकन। इसी सीक्वेंस में यह खेल होती है, यानी पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर होता है फ्रेंच, फिर होता है विंबलडन, और लास्ट में होता है अमेरिकन। पिछले साल हम लोग देखें तो विंबलडन का आयोजन नहीं हुआ था, इस बात पर हम लोग ने चर्चा भी किया था। तो आप 2021 के जनवरी माह में जैसे हम लोग की एंट्री हुई, यानी माह शुरुआत हुआ, हम लोग क्या है, एक चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलियन ओपन कंप्लीट हो चुका है। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन का नजारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो हमारे पास जो फाइनल लिस्ट है वो हम लोग तक पहुंच गया है। निश्चित तौर पर आगामी किसी एग्जामिनेशन में ऑस्ट्रेलियन ओपन से एक सवाल पूछने का चांसेस बन रहा है। अब देखिए क्या है ना कि सवाल क्या पूछ सकता है, तो मेल रनर विनर, फीमेल रनर और विनर, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी 2-4 नाम हम लोग के सामने काफी तेजी से उभर करके सामने आया है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं वो विनर रहे, और जबकि रनर के रूप में रहे डेनियल मेदवेदेव, जिनका संबंध है रसिया से। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। कभी कभी बदमाशी के आधार पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि विजेता ये रहे तो उपविजेता का नाम बताइए। तो याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के उपविजेता हैं डेनियल मेदवेदेव, जिनका संबंध है रसिया से। वहीं अगर फीमेल के बारे में पूछा जाए तो लगातार नाओमी ओसाका बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करते आ रही है।
इस बार भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का शुभारंभ नाओमी ओसाका के नाम से गया और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में नाओमी ओसाका ने अपनी जीत दर्ज की, जिनका संबंध है जापान से। तो ये क्वेश्चन है, लेकिन इस बार के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बहुत बेहतर पूछा जा सकता है। एक नया नाम हम लोग के सामने उभर कर आया है जो ये सवाल पूछने का चांसेस बन रहा है, जेनिफर ब्रेडी। याद रखना है, जेनिफर ब्रेडी जिनका संबंध यूएस से है, यूएसए से, अमेरिका से, वो इस खेल की रनर रही। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि मामला कहां तक पहुंचा है। देखिएगा, ये है नोवाक जोकोविच। पिक्चर लगा देना अच्छा था ताकि आप लोग का अटेंशन बना रहे बोर्ड पर। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेल। जिनको राइट डाउन करना है लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेजिंग आता है कि सर आप बोल देते हैं तो उस समय में लिख नहीं पा रहे हैं। तो इस बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल में जीतने वाले विनर है नोवाक जोकोविच, जिनका संबंध है सर्बिया से, और रनर के तौर पर है डेनियल मेदवेदेव, जिनका संबंध है रसिया से। वही बात हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल के बाद में हम लोग को पहुंचना है। तो फीमेल में जो जीती है नाओमी ओसाका, जिनका संबंध जापान से है, और जेनिफर ब्रेडी, जिसका संबंध अमेरिका से है। तो ये 4 क्वेश्चन में इस बार किसी न किसी एग्जामिनेशन में ऑस्ट्रेलियन ओपन का सवाल पूछना चाहिए। याद रखिएगा, टेनिस खेल नहीं बल्कि अफवाह है। साल के शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और लास्ट में अमेरिकन। याद रखना है कि इसमें से फ्रेंच जो फ्रेंच है, रेड क्ले कोर्ट, लाल बजड़ी पत्थर पर खेला जाता है, जिसके सुपरस्टार कहे जाते हैं राफेल नडाल। याद रखना है कि राफेल नडाल का हर बार नाम आता है, खासकर फ्रेंच ओपन के नाम पर। तो राफेल नडाल का नाम बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंच ओपन उनके नाम बहुत सारा रहा है और फ्रेंच ओपन में करीब करीब हर बार उनकी जीत दर्ज हुई है। तो हम लोग राफेल नडाल का नाम नहीं भूलेंगे। फ्रेंच ओपन, स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। और साथ ही साथ हम लोग अफवाह में एफ फ्रेंच हो गया और डब्ल्यू से होता है विंबलडन, जो ग्रीन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आराम से आपसे पूछे कि आप बताइए कि टेनिस का खेल सबसे पहले कौन होता है, A4 ऑस्ट्रेलिया, F4 फ्रेंच, W4 विंबलडन और A से अमेरिकन। याद रखना है कि टेनिस खेल नहीं बल्कि अफवाह है। A4 ऑस्ट्रेलियन, F4 फ्रेंच, W4 विंबलडन और A4 अमेरिकन। अभी 2021 की शुरुआत में हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन को देखे, जिनमें से मेल विजेता है नोवाक जोकोविच और रनर के रूप में है डेनियल मेदवेदेव, जो रसिया से संबंधित है। और साथ ही साथ अगर फीमेल की बात करें तो नाओमी ओसाका, जो जापान से संबंधित है, और इस बार रनर के तौर पर जेनिफर ब्रेडी रही, जो यूएसए से संबंधित है। अगर टेनिस की शुरुआत हुई तो एक बार भारत के संदर्भ में कुछ बातें कर ले, बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए, आपके सामने एक फिगर आया है, इनका नाम है अंकित रैना। अंकित रैना के बारे में सबसे पहले बता दें, हमारे यहाँ एक WTA एक रैंकिंग होता है, और सानिया मिर्जा के बाद 1 से 100 के बीच में कोई पोजीशन पाने वाली ये अंकित रैना रही है, जिनका 94 पोजीशन है, 94वां स्थान है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, WTA, अगर आपसे सवाल पूछा कि WTA क्या है, तो कहा जाता है कि 1973 में, 1973 में जो वर्ल्ड टेनिस, जो वुमेन टेनिस एसोसिएशन जो है, W4 वुमेन, T4 टेनिस, A4 एसोसिएशन, वुमेन टेनिस एसोसिएशन एक तैयार किया गया था, जिसमें हर साल एक रैंक दिया जाता है कि नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 का। थोड़ा अंकित रैना के बारे में बता दें कि सानिया मिर्जा के बाद ये दूसरी महिला है जो 1 to 100 के बीच में अपना रैंक तय की है, और इस बार इनका रैंक है 94, 94वां स्थान पाई है। अभी हाल ही में एक युगल खिताब हुआ था मेलबोर्न में। मेलबोर्न तो पता ही है, ऑस्ट्रेलिया, यानी वहां पर एक जगह है फिलिप आइलैंड। देखो, ऑस्ट्रेलिया का नाम आ जाए ना तो क्वींसलैंड जरूर याद रखना, थोड़ा ज्योग्राफी का भी अप्रोच कर देते। क्वींसलैंड अक्सर सवाल पूछा जाता है, और अब तो ये भी पूछने लगा कि क्वींसलैंड जो है वो पूर्वी है, पश्चिमी है, दक्षिणी है, उत्तरी है। तो इस सब का लोकेशन वर्ल्ड ज्योग्राफी में खोज के देखते रहिएगा। अक्सर अब सवाल स्मार्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्मार्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। तो जब ऑस्ट्रेलिया की बात आ जाए, कंगारू की बात आ जाए, कंगारू देश की बात आ जाए, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया आने के शब्द ही, ऑस्ट्रेलिया के शब्द से ही जैसे फिलिप आइलैंड जगह था, उसी तरह क्वींसलैंड भी अपनी तरफ से याद रखिएगा। तो फिलिप आइलैंड में अंकिता रैना ने युगल खिताब जीता है, और ये जगह जो है मेलबोर्न में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि WTA रैंकिंग में 94 स्थान पर अंकित रैना ने 94वां स्थान लिया है। और ये जो WTA रैंकिंग की शुरुआत जो है 1973 से हुई है, 1973 से हुई है, और सानिया मिर्जा के बाद ये दूसरी महिला भारतीय हुई जो WTA रैंकिंग में 1 to 100 में अपने पोजीशन को तय की है। देखिए, क्या है ना कि खेल होते जाए। अब आज ये मत समझिएगा कि स्पोर्ट्स स्पेशल लेकर आए हैं, चेंज करेंगे अपना माहौल, चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस हेलीकॉप्टर को जरा देखिएगा ध्यान से,
बड़ा अभी पूरा नाम चल रहा है इस हेलीकॉप्टर का, और निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि इस बार किसी न किसी एग्जामिनेशन का ये पार्ट होगा, पूछना चाहिए, मेरे ख्याल से ये सवाल पूछना चाहिए, और इस बात को आप राइट डाउन या नोट भी कर सकते हैं। देखिए क्या है ना कि गलवान घाटी में लगातार संघर्ष होने के बाद, चाइना और हमारे बीच में लगातार संघर्ष होने के बाद हम लोगों ने उससे निपटने के लिए अपनी जो रक्षा शक्ति है, जो डिफेंस लाइन है, उसको हम लोगों ने मजबूत कर लिया है। उस डिफेंस लाइन को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कि गलवान घाटी संघर्ष के बाद एंटी टैंक मिसाइल हम लोगों ने एंट्री किया है, जिसका जो थर्ड जनरेशन का, जो तीसरा जनरेशन का एंटी टैंक मिसाइल है, जिसका नाम है ध्रुवास्त्र। एक्चुअली नाम से सुन रहे ध्रुवास्त्र, ये ध्रुवास्त्र ऐसा अस्त्र है जो हेलीकॉप्टर से वहां से छोड़ा जाएगा और जो बख्तर बंद होंगे उसको उड़ाने में ये सक्षम हो जाएगा। तो इस बार हम लोग के पास जो, जैसे वैसे अगर ध्रुवास्त्र की बात करें तो आपने नाम जरूर सुना होगा नाग, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी ब्लास्टिक मिसाइल। नाग आपने जरूर सुना होगा, और नाग का ही जो संस्करण है हेलीकॉप्टर के रूप में, उसी का नाम हेलिना। कुछ लोग इसको क्या ना कि सब कुछ अलग अलग पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। है ये एक रक्षा संबंधित बात, इस रक्षा संबंधित बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा तो आपको एक बहुत अच्छा अप्रोच आ जाएगा। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ एक है IGMDP, नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग के यहाँ जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ये सारे चीजों का, सब चीजों को तैयार किया जा रहा है। तो IGMDP जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीजों को इनोवेट कर रहे हैं, उसका आविष्कार कर रहे हैं, उसकी नव संरचना को देख रहे हैं। इसी नव संरचना में गलवान घाटी संघर्ष के बाद एंटी टैंक मिसाइल के रूप में ध्रुवास्त्र का एंट्री किया गया। ध्रुवास्त्र सवाल पूछना चाहिए। अब ये ध्रुवास्त्र क्या है? ये थर्ड जनरेशन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। थर्ड जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन अलग था, सेकंड जनरेशन अलग, ये थर्ड जनरेशन का है, नया इंट्रोड्यूस किया गया है। जो ध्रुवास्त्र है बेसिकली इसको कोरिलेट किया गया एयरफोर्स से, और हेलिना को कोरिलेट किया गया इंडियन आर्मी से। तो ध्यान रखना, हो सकता है कि हेलिना और ध्रुवास्त्र के बारे में पूछा जाए तो आप घबराइएगा नहीं। आपको यह बताना है कि जो हम लोग के नाग था, जो एंटी ब्लास्टिक मिसाइल नाग था, जिसको हम लोग बोलते थे फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ नाग, उसी नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण का नाम है हेलिना। और देखिए यहां पर हमने लिख भी दिया, ध्रुवास्त्र जो नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण का हेलिना का ही एक नया नाम है। तो ध्रुवास्त्र कुछ एक नया नाम नहीं, बल्कि ध्रुवास्त्र है तो वही चीज, लेकिन इसका हम एक मॉडिफिकेशन रूप देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे देश में IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें से थर्ड जनरेशन में हम लोग के यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है ध्रुवास्त्र। जो ध्रुवास्त्र नाग का जो हेलीकॉप्टर संस्करण था, जो हेलीकॉप्टर मॉडिफाइड था, जिसको हम लोग हेलिना बोलते हैं, उसी हेलिना का एक नया नाम दे दिया गया ध्रुवास्त्र। और ये आकाश से बहुत बेहतर बख्तरबंद जो होगा उस पर बहुत तेजी से प्रहार करेगी और उसको खत्म करेगी। तो कहने का मतलब है कि इसको आप समझिएगा कि ध्रुवास्त्र, हेलिना या नाग, ये सब एक मॉडिफिकेशन का संस्करण चल रहा है। तो कोई आपसे पूछेगा ये सब किसके अंतर्गत काम कर रही है, तो ये IGMDP के अंतर्गत कर रही है। और इसका जो है ये जो इनोवेशन हुआ है वो DRDO के थ्रू होता है। आप लोगों को पता ही है कि जो हमारे यहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस चीज को डिफेंस का, रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का ये काम है कि इस तरह की चीजों को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको इंट्रोड्यूस करना है। तो खैर आप इस तरह से क्वेश्चन आप समझ जाइएगा कि ये हेलीकॉप्टर का ही, जैसे कि हेलीकॉप्टर से संबंधित समझिएगा कि जो परसिवरेंस गया था उसमें इनयूनिटी नाम का एक हेलीकॉप्टर गया, वो नासा से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए हेलीकॉप्टर ही नहीं कि हेलीकॉप्टर देख लेना तो इनयूनिटी मार देना, ये दूसरा है, ये भारत के रक्षा सिस्टम से आपके वो बता रहे हैं। और इनयूनिटी जो नासा से संबंधित एक हेलीकॉप्टर की बात है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि जो परसिवरेंस है, जैसे हम लोग के यहाँ मंगल मिशन के लिए बहुत सारा, जैसे कि चाइना का 93 फर्स्ट चल रहा है, 93 फर्स्ट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। UAE का बहुत फेमस हुआ ये होप प्रोब मिशन, वो भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सैकड़ों ऐसे सवाल हैं, लेकिन सवाल को समझना आवश्यक है। और सवाल को अगर आप समझ जाते हैं तो फिर कहां दिक्कत है, तब फिर परीक्षा हॉल में ये नहीं लगेगा कि हमारे बगल में जो बैठा है वो हमसे ज्यादा जानता हो, उसी से पूछ लेते हैं ए ऑप्शन सही कि बी ऑप्शन, वही बोल दिया बी, लगा नहीं 1 नंबर यही बताया होगा। घबरा के कोई काम करने का आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़ोगे, क्वेश्चन वही आएगा जो प्रॉम्प्ट है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। और पढ़ते पढ़ते तुम लोग को खुद पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा बुरा है। हम हर बार बोल रहे हैं
कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, नौकरी होगा। अभी देखिए एकदम खुशी का माहौल चल रहा है कि सब फिजिकल क्वालिफाई करके लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे तो इससे पहले दूसरे जॉब में चले गए, वहां से पूछ रहे हैं रिजाइन होने का चांस है, अभी एक नौकरी लगी नहीं कि दूसरा रिजाइन देने का चक्कर है। तो कहा जाता है कि जब आपके हाथ में मजबूती आएगी ना तो नौकरी आपके पीछे चलेगा, आप नौकरी के पीछे नहीं जाते हैं। आपका जो लेवल है पढ़ने का वो कंपटीशन के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो आप बहुत बेहतर कर लेंगे। एकदम कूल होके पढ़ना है, मजे में पढ़ना है, जरा सा भी कोई अपने दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं लेना है। तो चलिए इस बात को तो आप समझ गए। क्वेश्चन आएगा कि भाई ध्रुवास किसका नया संस्करण है, तो नया वो भी हेलिना का ही नया नाम है। हेलिना किसका हेलीकॉप्टर परिवर्धित रूप था, तो जस्ट जो नाग था एंटी टैंक जो एंटी ब्लास्टिक मिसाइल का ही। तो ये सारे चीजों को आप लोगों ने समझ गया और गलवान घाटी के संघर्ष के बाद हम लोग इन चीजों में काफी मजबूती के साथ अपनी दस्तक दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस बात को तरफ ले जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। गुडाफ सेगाय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गुडाफ सेगाय इसलिए फेमस है कि ये 1500 मीटर के दौड़ में 1500 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है और इनका संबंध है इथियोपिया से। इथियोपिया आप जान रहे हो जिसकी राजधानी है आदिस अबाबा। सवाल कभी कभी आजकल एग्जाम में कि कोई कैपिटल ही पूछ दिया था, कोई देश दे देगा आपसे, उसका राजधानी पूछ देगा। तो कुछ बच्चों को लगता है सर सब देश और राजधानी रट लें क्या? काहे रटिएगा भाई, क्या जरूरत पड़ा कि सब देश का राजधानी आप रटने बैठ गए हैं? जब कोई देश किसी न किसी कारण से चर्चा में रहेगी तो उससे संबंधित चीजों को आपको समझना है। जो चर्चा में उसी का कैपिटल पूछेगा, ये नहीं कि अचानक से कोई नया टाइप का पूछेगा। अब कोई बच्चा एक क्वेश्चन को तय करने के लिए सारा देश और राजधानी और मुद्रा उसका रट रहा है। कोई मुद्रा पूछ दिया तो सब मुद्रा के पीछे पड़ गया। नहीं, देखिए स्मार्ट पढ़ाई करोगे तो निश्चित तौर पर स्मार्ट अप्रोच होगा और स्मार्ट अप्रोच होगा तो स्मार्टली तुम उसके अंदर चले जाओगे और लंबा लंबा बात में पड़ जाओगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो इनका नाम सुनिएगा गुडाफ सेगाय, जो इथियोपिया के 1500 मीटर जो है ना, इसके 1500 मीटर के दौड़ में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और ये जो एक आयोजन जो हुआ था फ्रांस के लीवन जगह में आयोजन हुआ था। देखो फ्रांस जब भी हम लोग के पास आता है ना तो हम लोग के पास राफेल का सौदा तुरंत एंट्री हो जाता है। देख अभी दो क्वेश्चन खूब पूछ रहा था। एक पूछा था अपाचे जो हम लोग अपाचे का जो खरीद बिक्री हुआ है उस अपाचे में पूछा गया था भाई कहाँ का सिस्टम है, तो ये अपाचे का जो सिस्टम था वो यूएसए से था। एक सवाल ही किसी एग्जामिनेशन में पूछा भी है कि अपाचे जो हम लोग खरीदे हैं वो कहां से हम लोग को किस देश से प्राप्त हुआ है, तो अपाचे का कंसेप्ट था यूएसए से। लेकिन राफेल का जो संबंध है राफेल का है वो संबंध है फ्रांस से। और राफेल से संबंधित एक क्वेश्चन इस बार किसी एग्जामिनेशन ने यह भी पूछा था कि पहली बार कौन महिला फाइटर राफेल को उड़ाई थी, तो शिवांगी सिंह इसका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे 2-3 नाम हम लोग के यहाँ बहुत फेमस हुआ था, जैसे भावना कंठ, अवनी सिंह, शिवांगी सिंह, ये सब नाम से हुआ था। शिवांगी सिंह जरूर याद रखिएगा कि राफेल विमान को पहली महिला पायलट जो उड़ाई थी वो शिवांगी सिंह ही थी। तो इस तरह के क्वेश्चन है क्या कि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन पर अप्रोच कर सकते हैं। और हमें तो फालतू सवाल पर जाना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने हमारे देश में अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी माहौल क्या है, ये सब पर नहीं जाना है। आपके एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन लड़ेगा उससे हमको मतलब है। हमको यह मतलब नहीं है पूरे आबो हवा बना करके पता चला कि 2-3 क्वेश्चन भी क्लियर नहीं हो पाया। तो चलिए एक बार फटाफट हम लोग इस चीजों को देख सकते हैं। आपसे सवाल है, आप इन सवालों का जवाब दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होता है या अमेरिकन। राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन सबसे पहले होता है, सबसे लास्ट में होगा अमेरिकन। दोनों ए है लेकिन ए फॉर ऑस्ट्रेलियन सबसे पहले होगा और अमेरिकन बाद। क्वींसलैंड का संबंध कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल सही है। उसी जगह पर हम लोगों ने बताया था कि मेलबोर्न एक जगह है, मेलबोर्न पर हम लोग बात कर लिए थे, तो मेलबोर्न भी संबंधित ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। सैकड़ों सवाल हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग का एक समझौता भी हुआ था, परमाणु समझौता, बाद में ऑस्ट्रेलिया ने उसे खत्म कर दिया था। जहां परमाणु समझौता की बात होती है तो आपको पता है कि हमारे यहाँ यूरेनियम की कमी है और यूरेनियम का रिसर्च सेंटर हमारे यहाँ झारखंड के जादूगोड़ा में है और यूरेनियम के बदले हम लोग के यहाँ ज्यादा थोरियम पाया जाता है और ये थोरियम का एबंडेंट मटेरियल पाया जाता है केरला में। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर यूरेनियम पर हम लोग बात करें तो इस पर प्रहार कर सकते हैं। यूरेनियम को अगर हम लोग करते हैं तो 238 इसका एटॉमिक मास होता है और 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 238 में अल्फा बीटा निकालते जाएंगे, लास्ट में कोलंबस बचेगा पीबी, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स की तरह नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स को प्रहार करना है। और जब जितना हम प्रहार करेंगे, जितना हमें अप्रोच लगाएंगे, हमारा काम उतना ही काफी मजबूत होगा। अब चूंकि हम ये समझ लिए हैं कि आप हैं,
हर बार ये समझ नहीं पाते थे कि आप हमारे बीच नहीं हैं। अब हम ये समझ चुके कि आप मेरे बीच हैं और हम लगातार इन चीजों को बोलेंगे। निश्चित तौर पर 10-20 वीडियो के बाद आपके पास कलेक्टिविटी इतना ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि शुरुआती दौर में कुछ नए बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए। देखो हमारे ब्लड में जो स्पीड का जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा 23 सेकंड वाला नहीं है। हमारा 15 सेकंड में पूरा कंप्लीट एक बार सर्कुलेशन हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन 23 सेकंड के अंदर होता है, मेरा लगता है 15-16 में हो जाता है। इसलिए हम तेजी से पढ़ाने का कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं कि कम से कम क्लासरूम में इतना बात जरूर बता दें, वीडियो में इतना बात जरूर बता देंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आपको मेरे बोले हुए क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा बड़ा मजा आएगा कि अरे सर इस पर तो बात किए थे, तो हमारा तो काम हो जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे हमको लिख के भेजी है कि सर पॉलिटी की शुरुआत कीजिए। निश्चित तौर पर करंट अफेयर्स अभी मेरे टारगेट में दरोगा चल रहा है, फिर बेसिक क्वेश्चन पर तो हमें काम करना ही है, क्योंकि 75 क्वेश्चन जीएस का पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स को समेटते हुए हम थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पर भी आएंगे और बेसिक क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम हर बार आप लोग को बोल रहे हैं कि पढ़ लीजिए, फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, बीपीएससी पीटी तक प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए इस बार बोर्ड पर ही, इसी बोर्ड पर बिहार स्पेशल भी आप लोग को पढ़ा देंगे, क्योंकि बीपीएससी में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आता है और करंट अफेयर्स तो सब है। मेरे पास एक सबसे दिक्कत क्या होती है कि हर बच्चा हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कि सर उसका जीएस कैसे हो। अरे भाई जीएस एक ही है। बीपीएससी जो सचिवालय सहायक देगा क्या बीपीएससी पीटी नहीं देता है? जो दरोगा देता है क्या बीपीएससी पीटी नहीं देता है? जो दरोगा क्वालिफाई किया वो बीएसएफ का एग्जामिनेशन नहीं देता है? सब लोग सब जगह देता है। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, मजे में सिर्फ पढ़ते रहो। बस हम चाहते हैं कि हमारे साथ बने रहो और ये सिलसिला अब जारी है। धीरे धीरे हम अपने मटेरियल को बढ़ाएंगे, क्योंकि अचानक बढ़ा देंगे तो बहुत उबाऊ होता है। देखते हैं 12-13 मिनट के बाद लोग उठते हैं। तो मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आपको मैं आदत में डालूं। मैं एक क्या करूंगा ना कि जो नए बच्चे मेरे से जुड़ने चाहते हैं उनके लिए स्लो सेक्शन में जीएस का सेक्शन लेके चलूंगा, और जिनको रिसेंट एग्जामिनेशन देता हूं मैं इसी तरह का एक अप्रोच लेकर के आऊंगा, ताकि एक प्रहार का सेक्शन आप लोग को मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।